हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखने जा रहे हैं, जो कि आपके शिक्षक एवं सहायक शिक्षक दोनों में ही एक मेजर पोर्शन है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और अक्सर स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को इसका डर रहता है कि हमसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बनता नहीं है। तो आज की क्लास में हम बहुत ही अच्छे तरीके से क्योंकि हम सीख रहे हैं अभी, तो हम बिल्कुल सीखेंगे ही कि किस तरीके से हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बना सकते हैं विद एक्यूरेसी के साथ में, कि बिल्कुल हम कॉन्फिडेंट हों कि ये इतना पोर्शन तो हमारा बिल्कुल करेक्ट ही है। ठीक है, तो फिर चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। साथ में आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के मोबाइल ऐप में कोर्स चल रहा है छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती हेतु। तो यदि आप इच्छुक हैं ज्वाइन करने के लिए तो आप बिल्कुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड कहाँ से करेंगे, तो उसके लिए लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है, साथ में कमेंट सेक्शन में भी लिंक को पिंड किया गया है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से भी हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके आप वहां से कोर्स में अपनी एनरोलमेंट करवा सकते हैं। कहीं पे भी कुछ समस्या, परेशानी, दिक्कत आती है कोर्स एनरोलमेंट में, तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो है 9584532690। इस नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं एवं आपको किस तरीके से कोर्स ज्वाइन करना है आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। ज़्यादा आप लोग समय व्यतीत ना करें, क्योंकि नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, तो ज़रूरी ये है कि आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। ठीक है, तो चलिए फिर हम आते हैं अपने सेशन में, जो कि है हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अनसीन पैसेज। तो अनसीन पैसेज को हम सॉल्व कैसे करेंगे? यदि हम अनसीन पैसेज की बात करें तो अनसीन पैसेज को सॉल्व करने के लिए पहले आपको एक ट्रिक अपनानी है। और वो ट्रिक क्या है कि पैसेज को पढ़ने से पहले एक बार आप नजर डाल लीजिए कि आखिरकार आपसे क्वेश्चन किया क्या जा रहा है। तो एटलीस्ट आपको आइडिया ये हो जाएगा कि जब आप पैसेज को पढ़ोगे तो आपको दिमाग में ये रहेगा कि अच्छा, मुझे ना इसका आंसर खोजना है। क्यों? क्योंकि आप अपनी ज्ञान वृद्धि के लिए पैसेज नहीं पढ़ रहे हैं, आप आंसर निकालने के लिए पढ़ रहे हैं। तो आपके दिमाग में एटलीस्ट ये रहना चाहिए कि मुझे कौन से एरिया में ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो हम एक नजर डाल लेते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमसे कि राजा राम मोहन रॉय इज नोन फॉर हिज, यानी कि राजा राम मोहन क्यों जाने जाते हैं। पहले हम ये देख लेंगे क्यों जाने जाते हैं राजा राम मोहन रॉय। फिर उसके बाद में व्हेन ही वाज अ टीनेजर राजा राम मोहन रॉय एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू बिकम, यानी कि यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि जब वो नौजवान थे तो वो क्या बनना चाहते थे। यानी कि बनना चाहने पे यहाँ पे क्वेश्चन है। पहली बात तो पूछा गया कि वो क्यों जाने जाते, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो क्या बनना चाहते थे, ठीक, जब वो नौजवान थे, टीनेजर थे। फिर उसके बाद पूछा गया है हमसे राजा राम मोहन रॉय बिलीव्ड दैट इंडियंस वुड लैग बिहाइंड इफ दे, यानी कि इनका ऐसा मानना है कि भारतीय जो है पीछे रहेंगे यदि वे यानी कि हम फिर ऑप्शन है, एक बार इसमें नजर जरूर डालेंगे। यदि वे, जैसे हम जब पढ़े तो दिमाग में एटलीस्ट रहे कि यदि वो कैसे पीछे रह सकते हैं भारतीय इनके अनुसार। तो डिड नॉट लर्न ट्रेडिशनल स्किल, यानी कि पारंपरिक कौशल यदि उन्होंने प्राप्त ना किया हो तब। गिव अप स्टडी ऑफ संस्कृत, यानी कि वो संस्कृत पढ़ना यदि छोड़ दे, या डिड नॉट स्टडी मॉडर्न सब्जेक्ट, या फिर वो आधुनिक विषय यदि नहीं पढ़ेंगे। फॉरगेट देयर कल्चरल रूट, यदि वो अपनी सांस्कृतिक जो जड़ है यदि उसको भूल जाएंगे तो वो पीछे रह जाएंगे। तो ये हमारे एटलीस्ट हमें ये पता है कि हमसे ये बोला जा रहा है कि इनके अनुसार, इनके मतानुसार भारतीय पीछे रहेंगे। क्यों रहेंगे, अब हम जब पैराग्राफ पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, राजा राम मोहन रॉय स्ट्रांगली सपोर्टेड, वो पूर्ण यानी कि पुरजोर किसका समर्थन करते थे। तो समर्थन में एक बार नजर इसमें भी डालेंगे, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी रहता है कि एटलीस्ट हमारे दिमाग में थोड़ा स्टोर रहना चाहिए। यानी कि फिजिकल एजुकेशन में, शारीरिक शिक्षा पे, या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि अभिव्यक्ति की आजादी पर, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि मॉरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा पर, या रिचुअल्स एंड ऑब्जर्वेंस पर, यानी कि जो भी हम परंपराएं जो निभा रहे हैं
उस पर ये किसका समर्थन करते थे, देखेंगे हम, पैराग्राफ पढ़ेंगे तो हम जान लेंगे। फिर ये तो मतलब कि नॉर्मल है, जो कि हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एलिमिनेटिंग का मीनिंग क्या है। फिर एनकरेज का अपोजिट पूछा गया है और पार्ट ऑफ स्पीच पूछा गया है, ठीक है, यानी कि ये फिर वॉइस पूछा गया, यानी कि 4 क्वेश्चन हमने देख लिया 136 से लेकर के कौन सा क्वेश्चन 139, 4 क्वेश्चन। एक बार पैराग्राफ को रीड कर लेते हैं, एटलीस्ट क्वेश्चन हमें पता चल गया है ना। अब हम पैराग्राफ को रीड करेंगे, आइए पढ़ते हैं, साथ में पढ़ेंगे, आप लोग भी पढ़िए, पॉज कर लीजिए, अपने से पढ़िए, है ना, पॉज करके पढ़िए या फिर पहले सुन लीजिए उसके बाद में अपने से पढ़िए, एटलीस्ट आपको आइडिया हो कि पढ़ना कैसे, ध्यान कहाँ देना है, ठीक। तो राजा राम मोहन रॉय इज कंसिडर्ड द पियोनियर ऑफ मॉडर्न इंडियन रेनेसांस फॉर द रिमार्केबल रिफॉर्म्स ही ब्रॉट अबाउट द 18th सेंचुरी इंडिया। यानी कि इनको क्या माना जाता है, आधुनिक यानी कि सुधारक माना जाता है इन्हें। कब ब्रॉट अबाउट द 18th सेंचुरी इंडिया, यानी कि 18वीं शताब्दी में भारत में इन्होंने क्या लाया, बहुत ही ज्यादा सुधार माना गया, समाज सुधारक इन्हें माना गया है। अमंग हिज एफर्ट्स द एबॉलिशन ऑफ सती प्रथा, यानी कि इन्होंने बहुत सारे जो काम किए हैं उनमें एक सती प्रथा रहा है। सती प्रथा जिसका मतलब यहाँ पे बता दिया गया है, अ प्रैक्टिस इन विच द विडो वाज कंपेल्ड टू सैक्रिफाइस हरसेल्फ ऑन द फ्यूनरल पायर ऑफ हर हस्बैंड वाज प्रोमिनेंट, यानी कि इनके इन प्रयासों में सती प्रथा बंद करना एक मुख्य रहा है। सती प्रथा होती क्या है ये बताया गया, हमें जानना नहीं है क्योंकि हमसे पूछा ही नहीं गया सती प्रथा क्या है। फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे बता दूं कि सती प्रथा यानी कि जब पति की मृत्यु हो जाने पर जब पति की चिता जल रही हो तो पत्नी भी उसमें ही बैठ जाए, तो वो होती है सती प्रथा। ये यहाँ पे बताया गया, लेकिन हमसे पूछा नहीं गया तो हम ध्यान क्यों दें इसमें, ठीक है। फिर हिज एफर्ट्स वर आल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन इरेडिकेटिंग द पर्दा सिस्टम, पर्दा प्रथा को भी इन्होंने बैन करवाने में अपना काम किया है। और फिर उसके बाद चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह में भी इन्होंने वर्क किया है। बिल्कुल यहाँ से हमें समझ में आ रहा है, अच्छा समाज के लिए इन्होंने काम किया है, बिल्कुल यहाँ से हमें एक आइडिया तो जरूर हो रहा है। फिर उसके बाद 1828 में राम मोहन रॉय फॉर्म द ब्रह्मो समाज, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैड नो फेथ इन आइडल वर्शिप एंड वर अगेंस्ट द कास्ट रेस्ट्रिक्शन। ये हमारे ज्ञान वृद्धि के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ पे आंसर नहीं, हमसे क्वेश्चन तो ऐसा पूछा नहीं गया, हम ध्यान क्यों देंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। राजा राम मोहन रॉय फादर्स वाज अ हेल्दी ब्राह्मण, हमें लेना देना क्या है क्योंकि हमसे तो पूछा ही नहीं गया, है ना। अ स्ट्रिक्टली परफॉर्म द ड्यूटी सेट बाय द रिलीजन, यानी कि वो धर्म के बारे में ही बताया गया, ठीक। आपको यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ पैराग्राफ, लेकिन वो हमसे तो पूछा ही नहीं गया, तो हम क्यों ध्यान दें, हमको कम समय में अपने क्वेश्चन को बनाना है ना, तो उस पर हम ध्यान देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया राम मोहन रॉय हिमसेल्फ वॉज ऑल्सो डिवोटेड टू लॉर्ड विष्णु, वो यानी कि वो भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करते थे, ठीक है। एंड इन हिज 14th ईयर, 14 साल, ही वांटेड टू बिकम अ मॉन्क। ओहो, दिखा दिया ना, यहाँ पे पता चल गया, यानी कि जब वो नौजवान थे, यानी कि टीनेज में थे, यानी कि जब वो क्या थे, वो किशोर थे 14 ईयर में, he wanted to become a monk but his mother तारिणी देवी objected to his desire, वो बनना चाहते थे क्या, मॉन्क। हमसे तो पूछा गया था ना क्या बनना चाहते, आंसर मिल गया ना, when he was a teenager, 14 साल के हैं। राम मोहन रॉय expressed his desire to become what, अभी हमने देखा मॉन्क, यानी कि मॉन्क क्या बनना चाहते हैं, साधु बनना चाहते थे, ठीक है। आंसर मिल गया 137 का, ठीक। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर उसके बाद में राम मोहन रॉय व्यूड एजुकेशन एज अ मीडियम टू इम्प्लीमेंट द सोशल रिफॉर्म्स, यहाँ पे शुरू में ही बता दिया गया कि वो समाज सुधारक हैं और भारत में जो है नव जागरण काल, इन्होंने आधुनिक भारत में जागृति लाई है, जागरण लाया है, यानी कि सोशल रिफॉर्म्स की पूरी बात की गई, समाज सुधार की। पूछा गया था ना हमसे कि राजा राम मोहन रॉय को क्यों जाना चाहता है, किस लिए जाना जाता है, उनके लिटरेरी रिफॉर्म्स की वजह से या पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की वजह से या सोशल रिफॉर्म्स की वजह से या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से। साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने सुधार किया, राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने सुधार किया, आर्थिक क्षेत्र में सुधार किया या सामाजिक क्षेत्र में सुधार किया। तो किस लिए जाना चाहता है उन्हें, तो सामाजिक क्षेत्र में सुधार के लिए, यानी कि सोशल रिफॉर्म्स के लिए। मिल गया ना 2 क्वेश्चन का आंसर। अब और पढ़ लेते हैं तो और मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्या बोला गया, सो इन 1815
राम मोहन केम टू कलकत्ता, कलकत्ता है, एंड द वेरी नेक्स्ट ईयर और अगले साल स्टार्टेड एन इंग्लिश कॉलेज बाय पुटिंग इन हिज ओन सेविंग, इंग्लिश कॉलेज स्टार्ट किए अपनी ही सेविंग से, ठीक है। ही वॉज वेल अवेयर दैट द स्टूडेंट शुड लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज, ये बहुत अच्छे से जानते थे कि बच्चों को पढ़ना चाहिए क्या, इंग्लिश लैंग्वेज, एंड साइंटिफिक सब्जेक्ट्स, यानी कि साइंटिफिक सब्जेक्ट्स, वैज्ञानिक विषय पढ़ना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई he criticized the government's policy of opening only Sanskrit schools, यानी कि इसीलिए ये आलोचना किया करते थे सरकार की नीति का। सरकार की नीति क्या थी कि हम केवल संस्कृत विद्यालय खोलेंगे, क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम इन्हें ऐसा लगता था कि इंडियंस वुड लैग बिहाइंड। ओहो, यहाँ पे भी आंसर मिल गया, लैग बिहाइंड वर्ड, लैग बिहाइंड तो पूछा गया ना, लैग बिहाइंड पढ़ लेते आगे, ठीक है, लैग बिहाइंड तो पूछा गया था। याद देखो, हमने क्वेश्चन पढ़ा ना तो हमें एक आइडिया तो है कि अच्छा ये चीज तो पूछा गया हमसे, बस अब पढ़ेंगे वहीं पे ध्यान दे करके। इनके अनुसार, इनके मतानुसार क्या था, इंडियंस वुड लैग बिहाइंड इफ दे डू नॉट गेट टू स्टडी मॉडर्न सब्जेक्ट्स, इनके अनुसार भारतीय पीछे रह जाएंगे यदि उनको मौका नहीं मिलेगा क्या, क्या पढ़ने का, मॉडर्न सब्जेक्ट्स। मॉडर्न सब्जेक्ट्स मतलब आधुनिक विषय, जैसे कि मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी और लैटिन, लैटिन, ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स यदि उनको पढ़ने का मौका नहीं मिले, डिड नॉट गेट टू स्टडी, नहीं मिलेगा तो वो पीछे रह जाएंगे। अब देखो पूछा गया क्या हमसे, हाँ बिल्कुल, आइए देख लेते हैं। राजा राम मोहन रॉय बिलीव्ड दैट इंडियंस वुड लैग बिहाइंड इफ दे did not learn traditional skills, no, give up study of Sanskrit, no, did not study modern subjects, यानी कि वो आधुनिक विषय यदि नहीं पढ़ेंगे तो वो पीछे रह जाएंगे, ऐसा राजा राममोहन रॉय का मानना था, ऐसा वो मानते थे। ठीक, 3 क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमें। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर क्या बोला गया, द गवर्नमेंट एक्सेप्टेड दिस आइडिया, क्या बोला गया, द गवर्नमेंट एक्सेप्टेड दिस आइडिया ऑफ राममोहन एंड ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड इट बट नॉट बिफोर हिज डेथ। गवर्नमेंट ने माना, सरकार ने माना, इनके विचारों को माना, लेकिन उन्होंने लागू नहीं किया जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो गई, यानी कि नॉट बिफोर हिज डेथ, माने तो लेकिन इनकी जब तक जीवित रहे तब तक नहीं माने, उसके बाद में माने, ठीक है। राममोहन रॉय वाज आल्सो द फर्स्ट टू गिव इंपॉर्टेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ मदर टंग। इवन राममोहन रॉय ऐसे पहले हैं जिन्होंने मातृभाषा के विकास के लिए भी ध्यान दिया है, ठीक है। आल्सो द फर्स्ट टू गिव इंपॉर्टेंस, यानी कि इन्होंने किस पर इंपॉर्टेंस दिया कि हमें ना अपनी मातृभाषा का भी विकास करना है, ठीक है। और हिज गौड़िया व्याकरण इन बंगाली इज द बेस्ट ऑफ हिज प्रोज वर्क्स, ये हमसे पूछा नहीं गया, बस जानकारी के लिए पढ़ लीजिए, यानी कि इनकी गौड़िया व्याकरण जो कि बंगाली में, वो इनकी इस बात पर ये यानी कि समर्थन करती कि हाँ इन्होंने ना मातृभाषा के लिए भी पुरजोर समर्थन अपना किया है। और रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र ऑल्सो फॉलोड द फुटस्टेप ऑफ राममोहन रॉय, ठीक है, बिल्कुल जानकारी के लिए ठीक है कि रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र भी इन्हीं के पद चिन्हों पर चलते थे, ठीक है। फिर आगे देखो, एक क्वेश्चन क्योंकि बचा है हमारा, राममोहन रॉय वाज अ स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये तो पूछा गया कि सपोर्ट किसको करते थे, अत्यधिक किसको सपोर्ट करते थे, फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, यहाँ पे तो दे दिया, एंड फॉट फॉर द राइट्स ऑफ वर्नाकुलर प्रेस, यानी कि जो वर्नाकुलर्स की जो भाषा होती उसके लिए भी ये फाइट करते थे, लड़ते थे। अब ये पूछा गया कि हमसे राजा राममोहन रॉय स्ट्रांगली सपोर्टेड व्हाट, अब तो मतलब कि यहाँ पे आप अपने से बता सकते हो ना कि ये पुरजोर समर्थन किसका करते थे, क्या चीज होना चाहिए, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए, अभिव्यक्ति की आजादी, बोलने की आजादी होनी चाहिए हमें, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया ना, 4 क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब हम आ जाते हैं अपने, यानी कि यहाँ से आप लोगों को एक आइडिया मिल रहा है कि हम किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व कैसे कर रहे हैं। बस आपको क्या करना है, जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करो, क्या, जब आप पैराग्राफ जब पढ़ना स्टार्ट करो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को देख लेना है कि क्वेश्चन क्या पूछा है। क्यों, क्योंकि आप वहां पे अपनी ज्ञान वृद्धि के लिए नहीं बैठे हुए हो, आप वहां पे क्या करने के लिए बैठे हुए हो, आप वहां पे क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए बैठे हो, ठीक है। तो आपको ये चीज बिल्कुल पता होना चाहिए कि मैं पढ़ क्यों रहा हूं या रही हूं, ठीक है। तो ये चीज, जैसे कि अभी देखिए हमने क्या किया, हमने ये किया है कि पहले हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया, फिर उसके बाद में हमने ये चीज को जाना कि अच्छा ये चीज तो हमसे पूछा गया, अब हमने वहीं पे ध्यान दिया। देखो हमने कहीं पे भी मीनिंग पे, इसीलिए मैं चाहती तो आपको पैराग्राफ का मीनिंग भी समझा सकती थी, लेकिन जरूरत है क्या, नहीं है,
जरूरत नहीं है, आपको मीनिंग नहीं समझना है, आपको केवल ये पता होना चाहिए पूछा क्या गया। हमने 4 क्वेश्चन निकाल लिए। अब हम आ जाते हैं कि 140 क्वेश्चन जो हमसे दिया गया कि द वर्ड एलिमिनेटिंग मोस्ट नियरली मीन्स, यानी कि एलिमिनेटिंग जो वर्ड है सबसे उसके निकटतम उसका अर्थ क्या है। इराडिकेटिंग है, बैनिंग है, डिसमिसिंग है या बैनिशिंग है या बैनिशिंग है। तो बताइए यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए यदि हम एलिमिनेटिंग वर्ड की बात करेंगे। तो एलिमिनेटिंग वर्ड की यदि हम बात करें ना, वैसे यहाँ पे जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं एलिमिनेटिंग के वो सभी लगभग लगभग उसी के बराबर है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि एलिमिनेटिंग लिखा कहाँ पे है। हमने पढ़ा था कि अभी हमें एलिमिनेटिंग वर्ड को कहीं पे पढ़ा शायद क्या कि हमने नहीं पढ़ा। इराडिकेटिंग हमने पढ़ा, एलिमिनेटिंग हमने पढ़ा क्या, हमने नहीं पढ़ा है शायद। तो एलिमिनेटिंग का मैं फिर भी बता देती हूँ आपको। एलिमिनेटिंग होता क्या, द वर्ड एलिमिनेटिंग मोस्ट नियरली मीन्स इराडिकेटिंग भी होता है, डिसमिसिंग भी होता है, बैनिंग भी होता है, बट मोस्ट नियरली यदि हम देखें ना एलिमिनेट करना किसी को तो उसको बैनिश करने की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है, बैनिश करने की बात की जाती है, यानी कि उसको एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट मतलब कि निकाल दो, निर्वासित कर दो। तो ये है ना एलिमिनेटिंग मतलब बैनिशिंग होगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग टू एनकरेज्ड। एनकरेज्ड मतलब किसी को प्रोत्साहन करना, है ना, प्रोत्साहित करना। तो मिसलेड होगा, डिसहार्टेंड होगा, क्रश्ड होगा या सप्रेस्ड होगा। देखो एनकरेज करना, प्रोत्साहित करना, सप्रेस करना मतलब दबाना होता है, यानी कि किसी को नीचे सप्रेस कर देना है, दबा देना है। ठीक, तो प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है बल्कि उसको सप्रेस किया जा रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, मिसलेड नहीं होगा। मिसलेड मतलब कि किसी को आप गलत रास्ता दिखा दो। डिसहार्टेंड करना यानी दुखी कर दे रहे हो आप। क्रश्ड करना मतलब कि एकदम कुचल दे रहे हो। ठीक है, तो ये नहीं होगा। सप्रेस करना यानी कि एनकरेज मतलब कि ऊपर उठाना, सप्रेस मतलब नीचे गिराना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद पूछा गया है विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ पे ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि फ्री में बोला गया है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, कंजक्शन है, नाउन है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया, ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि भाषा कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, मुक्त होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मुक्त होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। तो यानी कि भाषा को ये इसने स्पीच यानी कि बोलने की आजादी होनी चाहिए, फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये क्या करे, इसको इसकी विशेषता को बता रहे ना कि स्पीच कैसी हो, फ्री हो। तो जो विशेषता बताए तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, डेट क्वालिफाइज। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर फ्री क्या है, तो एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि वो उसकी विशेषता बताने वाला क्या होता है, विशेषण होता है। ठीक, फिर उसके बाद में पूछा गया हमसे राजा राम मोहन रॉय व्यूड एजुकेशन, द वॉइस इन द अबव सेंटेंस हैज बीन करेक्टली चेंज्ड इन, यानी कि वॉइस चेंज पूछा गया हमसे, यानी कि आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे हमसे जो है, जो ये अनसीन पैसेज पूछा जाता है, कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, इसमें अल्टीमेटली तो हमसे ग्रामर का पोर्शन भी पूछा गया है। इसका मतलब ग्रामर पे भी आपकी पकड़ होनी चाहिए यदि आपको फुल आउट ऑफ फुल चाहिए, और बिल्कुल मिलता भी है फुल नंबर, ऐसा नहीं कि कट जाता है, नहीं कटता है, फुल मिलता है नंबर, है ना। तो यहाँ पे वॉइस पूछा जा रहा है। वॉइस का एक फंडा होता है, एक रूल होता है, गोल्डन रूल है ये इसका। ठीक है, याद रखिएगा कि वॉइस यहाँ पे हम देख रहे हैं राजा राम मोहन रॉय व्यूड एजुकेशन। व्यूड एजुकेशन मतलब ईडी आया, ईडी आया मतलब कि हमको ये चीज समझ में आ रहा है कि ये क्या है, ये वर्ब यानी कि व्यू होता है, व्यू होता है, व्यूड होता है और व्यूड होता है, यानी कि ये फर्स्ट फॉर्म हो गया हमारा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हुआ। ठीक, इसका मतलब एटलीस्ट हमें ये तो आइडिया हो रहा है कि ये क्या है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। क्यों, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी तो हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के साथ में नहीं रहता है। तो यहाँ से ये चीज को क्लियर हो गया कि वर्ब ये क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। यानी कि वॉइस में याद रखना कि टेंस कभी चेंज नहीं होता, टेंस कभी चेंज नहीं होता। टेंस चेंज ना होना मतलब कि यदि कोई सेंटेंस पास्ट में लिखा है तो अब उसको चाहे वो एक्टिव हो चाहे वो पैसिव हो, तो अब आपको चेंज करोगे तो वो पास्ट में ही बदलाएगा, चाहे आप एक्टिव से आप पैसिव कर दो या पैसिव से आप एक्टिव कर दो। ठीक है, तो वो टेंस नहीं बदलाता है कभी भी, वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता। तो हमने ये देखा V2 है। अब V2 आप बताओ, यदि आपने देखा होगा
हमने जो है ये डिस्कस किया हुआ है। कहाँ पे मैंने डिस्कस किया हुआ है, अभी आपने एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है इंग्लिश CGPSC CG व्यापम करके, CGPSC CG व्यापम करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर के देखिएगा हमने इंग्लिश को डिस्कस किया है ना, मैंने ग्रामर का पोर्शन डिस्कस किया है, साथ ही साथ मैंने आपको टेंस मैंने अभी जो लेक्चरर का जो क्लासेस अभी डल रही हैं इसमें YouTube में जो डली हुई हैं लेक्चरर की क्लासेस, इंग्लिश लेक्चरर की जो क्लासेस डली हैं उसमें भी जाके देखिएगा टेंस, तो वहां से आपको टेंस का आइडिया हो जाएगा। और ये वाला जो मैं प्लेलिस्ट बता रही हूँ तो वो प्लेलिस्ट में आपको बहुत ही अच्छा, यानी कि आपको ग्रामर कम समय में सीखना है तो ये प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। कम वीडियो देखोगे लेकिन बहुत सारा पोर्शन आपका सॉल्व हो जाएगा और आपसे क्वेश्चन भी बनने लगेंगे। आ जाइए अपने टॉपिक पे। मैंने आपको क्या बताया, वॉइस में कभी भी टेंस चेंज नहीं होता, यानी कि पास्ट है तो वो पास्ट ही रहेगा। यहाँ हमने देखा कि ये V2 है और V2 बदल करके यानी कि सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट किस में बदल जाता है, वॉज वर प्लस V3 में बदल जाता है, वॉज वर प्लस V3 में बदल जाता है। अब ढूंढो वॉज प्लस V3 मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब व्यू है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब व्यूड है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या निकलेगा, व्यूड ही निकलेगा। तो व्यूड ढूंढो और या वॉज ढूंढो या वर्ब ढूंढो चारों ऑप्शन में। यहाँ पे इज दिया है गलत, काट दो, हैज बीन दिया है काट दो, हैड बीन दिया है काट दो, वॉज मिल गया और V3 मिल गया, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी हो गया। समझ में आया? कुछ चीज ना समझ में आया तो एक बार रिपीट करके सुनिए इसको और समझिए इसको कि किस तरीके से वॉइस को चेंज किया जाता है। तो इस तरीके से यदि रूल के हिसाब से जाओगे ना, हमने कुछ पढ़ा क्या, नहीं पढ़ा, हमने तो पढ़ा ही नहीं ना कि इसका क्या होगा क्या नहीं, हमको बस ये पता था V2 बदल जाएगा वॉज वर प्लस V3 में। हमने देखा अच्छा V2 है, वॉज कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है V3, बस हो गया, हमारा आंसर निकल गया। तो इस तरीके से आपको देखो हमने किस तरीके से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व किया विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट आपको कोई स्ट्रेस लगा फील हुआ आप लोगों को, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं आया। इसी के साथ मैं आज की क्लास को मैं एंड करूंगी और इस तरीके के बेहतरीन तरीके से आप लोगों को यदि अपनी प्रिपरेशन करनी है तो आप जरूर हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के मोबाइल ऐप में जो कोर्स चल रहा है जरूर उसमें ज्वाइन कर लीजिए, एनरोलमेंट अपनी करवा लीजिए। हम बेहतरीन तरीके से इसको ये सभी पोर्शन को कवर अप करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ में मैं आपकी आज की क्लास को एंड करूंगी, लेकिन इस नंबर को यदि आपको कहीं पे भी कोई समस्या परेशानी आती है कोर्स ज्वाइनिंग में तो इस नंबर पर जरूर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं जो है 9584532690। इसी के साथ में आज की क्लास को एंड करूंगी। नेक्स्ट सेशन में फिर हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।